हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द लेक्चर नंबर थर्ड ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पोलराइजिंग पावर क्या होती है एंड पोलराइजेबिलिटी किसे कहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो फ्रेंड, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी को समझने से पहले हम थोड़ा सा आयोनिक बॉन्ड के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली द आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर मैंने दो एटम्स लिए हैं, दो स्पीसीज लिए हैं। पहला है हमारा सोडियम और एक एटम मैंने लिया है क्लोरीन। तो यहाँ पर मैंने सोडियम की, हम जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। यहाँ पर इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम इससे पिछली वाली शेल देखें तो उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं कि अगर किसी एटम के पास उसकी वैलेंस शेल में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो एटम क्या हो जाता है, स्टेबल बन जाता है। तो अगर ये सोडियम अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, रिमूव कर दे यहाँ से, तो इसकी वैलेंस शेल ये वाली बन जाएगी और इसमें क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसलिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन है। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर होता है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसकी वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसे एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। और फिर यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, एक्सेप्ट किया है, इसकी वजह से इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो गया है, एनायन में कन्वर्ट हो गया है। अब ये जो दोनों स्पीसीज़ हैं, ये एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट है। अब जब ये दोनों स्पीसीज़ एक दूसरे के इन्हें पास में लाया जाता है तो क्या होता है कि इन दोनों ही स्पीसीज़ की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज होने की वजह से दोनों में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो जाता है। क्योंकि दोनों के पास आने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। हम जानते हैं कि अगर एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो कि आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं कि पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, क्योंकि ये रिलेटेड है किससे, आयोनिक बॉन्ड से। फ्रेंड्स, वी नो डेट कि अगर यहाँ पर क्या हो, नंबर ऑफ किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, इक्वल हो, तो वो क्या होता है, वो एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर जैसे कि इस एटम की बात करें तो इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस में हमारे पार्टिकल पाए जाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 11 होंगे, लेकिन क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे, यहाँ पर 10 बचेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि जो ये प्रोटॉन्स होते हैं क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूक्लियस की पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है तो यहाँ पर न्यूक्लियस की जो पावर है, प्लस वाली पावर है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारा न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 17 ही होंगे, लेकिन क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो ये वाला 18 वाला इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन जिसने एक्सेप्ट किया है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है, इसके न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो चुका है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गया है, कम है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की पावर क्या होगी, कम होगी।
तो यहाँ पर जब इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स इस न्यूक्लियस का कम होगा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होगा। यानी कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं या फिर कोई भी क्या कर सकता है, इसे इजीली शेयर कर सकता है, कोई एटम इसे इजीली शेयर कर सकता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के करीब है। तो यहाँ पर एक ये स्पीसीज है जिसपे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसकी न्यूक्लियस की पावर क्या हो चुकी है, ज़्यादा है। तो ये क्या करता है कि ये, क्योंकि इसकी न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा है, तो ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी क्या है, न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज हो चुकी है। तो इसकी वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होने लगते हैं तो इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके से बिगड़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि ये क्या हो रहा है, हम जानते हैं कि हम केमिस्ट्री में जो ये आयंस होते हैं या फिर एटम्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, स्फेरिकल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर जब ये स्फेरिकल है, लेकिन अगर जब ये पॉजिटिवली चार्ज कैटायन इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसकी शेप क्या होने लगेगी, बिगड़ने लगेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसकी तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ साइमल्टेनियसली सोडियम भी क्या हो रहा है, पोलराइज होता है। किससे, एनायन से, क्योंकि ये क्या है, ये भी इसके लिए अपोजिट स्पीसीज ही तो है, क्योंकि ये कैटायन है, ये एनायन है। तो ये भी क्या हो जाता है, पोलराइज होता है, लेकिन ये इतना पोलराइज नहीं होता क्योंकि यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा है। तो ये क्या करता है, जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या करता है, टाइटली बाउंड करके रखता है, उन्हें क्या करता है, कस के पकड़े रखता है अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। तो अभी इसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये कैटायन और एनायन क्या है, सिंपल आयोनिक बॉन्ड इनके बीच में बन रहा है। लेकिन क्या क्या हुआ, क्योंकि इस पर क्या है प्लस चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या हो रहा है, इसकी न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है किसकी तरफ, कैटायन की तरफ। इसकी वजह से ये जो एनायन है इसमें क्या होगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड इंक्रीज हो गई है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। यहाँ पर ओवरऑल हमारा क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। इसके बाद क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी जो शेप है वो, इसकी शेप डिफॉर्म नहीं होती, ज़्यादा डिफॉर्म नहीं होती, क्योंकि ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसी तरीके से शेप बिगड़नी शुरू हो जाती है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होने लगते हैं, शेयर होने लगते हैं किसके साथ, इस वाले कैटायन के साथ। क्योंकि पहले तो ये आयोनिक बॉन्ड था, लेकिन क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होने लग रही है इस वाली स्पीसीज़ की इस वाली स्पीसीज़ के साथ। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आयोनिक बॉन्ड था हमारा, वो क्या हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से ये शेयरिंग होते होते ये कुछ इस तरीके से एक डायपोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, बीच में कुछ इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड शेयर होने लगता है यहाँ पर। तो यही क्या है, किसी भी एटम की, किसी भी कैटायन की, किसी एनायन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। एंड पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, तो ये जो हमारा एनायन है, इसकी एनायन की जो अपनी शेप को डिफॉर्म करना किसके लिए, कैटायन के लिए, इसकी कैटायन से जो शेप डिफॉर्म होगी उसकी जो टेंडेंसी होगी उसे ही हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। तो ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी है। तो ये पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी आपको समझ में आ गई हो, तो हम इसके कुछ पॉइंट्स हमें जो लिखना होता है एग्ज़ाम में वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स हैव अ लुक ऑन द नोट्स। तो यहाँ पर मैंने पोलराइजिंग पावर की डेफिनेशन लिखी है। Polarizing power refers to the ability of a cation to distort the electron cloud of an anion। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी कैटायन की, किसी भी एनायन की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है वही क्या होती है, पोलराइजिंग पावर होती है। इसकी वजह से क्या होता है, पोलराइजिंग पावर की वजह से एनायन की जो शेप है वो क्या होने लगती है, डिस्टोर्ट होने लगती है। अब बात करते हैं पोलराइजेबिलिटी की। तो फ्रेंड्स, पोलराइजेबिलिटी इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन
anion to deform its electron cloud by a cation। यानी कि जो ये एनायन है, एनायन की जो टेंडेंसी होती है, यानी कि किस हद तक वो कैटायन से, अपने पास वाले कैटायन से जिसके साथ वो क्या कर रहा है, आयोनिक बॉन्ड शेयर कर रहा है, उससे अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कराने की जो टेंडेंसी होती है, और साथ ही साथ अपनी जो शेप है उसे डिफॉर्म कराने की जो टेंडेंसी होती है, डेट इज़ कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। तो अब ये हमने समझ लिया कि ये किस तरीके से लिखना है। तो आप एग्ज़ाम में इस तरीके से पहले डेफिनेशन लिखेंगे, इस तरीके से कि एक डायग्राम बनाएंगे, फिर आप पोलराइजेबिलिटी की क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखना होता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर ऑफ ए कैटायन, एंड साथ साथ हमें लिखना होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर ऑफ ए कैटायन, यानी कि वो फैक्टर जो क्या करें कैटायन की पोलराइजिंग पावर को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पोलराइजिंग पावर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, चार्ज ऑन द कैटायन। यानी कि जितना कैटायन पर ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों है, अगर यहाँ पर हम देखें एग्जांपल से देखें तो यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है सोडियम से। यहाँ देखें मैग्नीशियम में तो 2 प्लस चार्ज है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं यहाँ से मैग्नीशियम से, इस एटम से। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे, यानी कि उतना ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, उतनी ही न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज़ होगी, और उतना ही क्या होगा, पोलराइजिंग पावर न्यूक्लियस की पावर जितनी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लिख सकते हैं कि कैसे अगर जितने ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन पर उतनी ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। थिंक फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन पे उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। तो यहाँ पर सर्टेनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जितना ज़्यादा हम चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कैटायन का साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। तो सर्टेनली यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जितना ज़्यादा कैटायन का साइज़ छोटा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, पोलराइजिंग पावर होगी। क्योंकि साइज़ जितना कैटायन का छोटा होगा इसका मतलब है कि उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो ये तो हो गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर ऑफ ए कैटायन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन एनायन। तो फ्रेंड्स सबसे पहला है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। तो यहाँ पर लिखा है कि पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन एनायन, यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा एनायन पर उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी होगी। यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी लिखा है, जैसे कि सी पर कार्बन पर क्या है, -4 चार्ज है, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि ये ज़्यादा क्या होगा, इसकी शेप डिफॉर्म होगी किससे, कैटायन से। ऐसा क्यों है, क्योंकि जितना ज़्यादा इस पर चार्ज होगा यानी कि इतनी बड़ी इसकी शेप होगी, यानी कि इतने बड़े इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इतने ही ज़्यादा होंगे। और जितना ज़्यादा यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर उतना ही कम अट्रैक्शन फोर्स होगा उनका न्यूक्लियस के साथ, यानी कि इतने ही कम लूजली बाउंड होंगे, यानी कि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे जितने ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे उतना ही कम क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स इनका कम हो जाएगा, किन के साथ, न्यूक्लियस के साथ। तो उतनी ईजिली हम क्या कर सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं या फिर किसी के साथ शेयर करा सकते हैं। तो यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन एनायन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या है, -3 चार्ज है, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी कार्बन के कंपैरिजन में कम होगी। इसी तरीके से ऑक्सीजन की एंड देन फ्लोरीन की। सेकंड आता है पॉइंट हमारा साइज ऑफ एनायन। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा एनायन पर उतना ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, उतना ही ज़्यादा उसका साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे साइज जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा वो उतनी ही ज़्यादा पोलराइज होगा किससे, कैटायन से। उतना ही ईजिली क्या कर सकता है कैटायन, उसे अपनी तरफ उसके एनायन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पोलराइजेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन। तो फ्रेंड्स
आज की वीडियो में हमने समझा कि पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। तो फजान्स रूल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी इस सीरीज़ में, वो उससे समझने के लिए हमें क्या आना चाहिए, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी आनी चाहिए। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।